अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो बी जनरल उर्दू और जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा BUDE 142। इसका एग्ज़ाम जो इग्नू में इस बार फर्स्ट टाइम होगा। इससे पहले BUDC 134, 133, 131 है ना, इन सब चीज़ों का एग्ज़ाम हो चुका है एक बार। इन सब का क्वेश्चन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, या फिर अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते हैं इस वीडियो का तो उसमें आपको इन सब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल सकता है। लेकिन जो BUDE 141 और 142 है, ये इग्नू में फर्स्ट टाइम इस बार एग्ज़ाम होगा, तो इसका क्वेश्चन मिलना थोड़ा मुश्किल है और गेस करना भी मुश्किल है, क्योंकि क्या आएगा क्या नहीं ये गेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए मेरा ये सजेशन है कि आप लोग पूरा किताब को पढ़ने की कोशिश कीजिए। सिर्फ 3 ही ब्लॉक है और BUDE 142 का 3 ब्लॉक है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करती हूँ कि आप लोग की मदद हो जाए, लेकिन मेरा ऐसा होता नहीं है। कहीं कहीं रुक जाती हूँ, स्टॉप हो जाता है, वीडियो आ नहीं पाता है किसी कारण, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती रहती हूँ। तो आप लोग की कोई अगर मसला पेश आ रही है समझने में या कोई और चीज़ दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसको बताने की कोशिश करूँगी। तो इससे पहले की वीडियो में जो अपलोड की हूँ वो मीर अमन दहलवी की शख्सियत पर था, हालात ज़िंदगी पर था, है ना। तो आज का जो वीडियो है मीर अमन का फ़न के ऊपर है, फ़न का जो इकाई है उस पर है ना। ये ब्लॉक 1 में आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला है मीर अमन के असलूब बयान की दिल फरेबियों का जब भी जिक्र आता है तो सिर्फ और सिर्फ बागो बहार पर गुफ्तगू होती है, क्योंकि ये ना सिर्फ उनकी शाहकार तशन्निफ़ है बल्कि उसमें उस्तादनुए हद और उर्दू नशर का समाजी सकाफ़ती और लिसानी फ़रोग़ भी जलवागीर है। गुंज खूबी की ज़बान भी दहलवी रंग में रची बशी सादा असलियत है, मगर ज़बान व बयान या तर्ज इजहार के इर्तका में उसका बहुत अहम किरदार नहीं है। ये महज बाग व बहार की बदौलत हाशिया पर आती है। अलबत्ता बाग व बहार का पस मंज़र चारों दरपेश से भी आगे जाता है। फ़ारसी में चारों दरपेश अमीर खुसरो 1352 था 1225 के नाम से मंसूब है, मगर उसका कोई वज़ह सबूत नहीं मिलता। जो नुस्ख़ा दस्ताब है वो मुग़ल शहंशाह शाह आलम अव्वल के ज़माने का है। उसे सलामत राय काशित ने लिखा है। अलबत्ता सलामत राय ने एतराफ़ किया है कि चारों दरवेश अमीर खुसरो व दहलवी की तशन्निफ़ है। अब अमीर खुसरो ने ये किस्सा खुद गढ़ा या फ़ारसी, अरबी, तुर्की में सुना, या उन ज़मानों में राइज़ खिस्सों से मजकूरा किस्सा तैयार किया, हनूज़ तहकीक तलब है। इसी तरह ये बात भी नाक़िदीन में ज़ेर बहस रही कि मीर अमन ने फ़ारसी के नुस्ख़ा को सामने रखा या उर्दू में राइज़ तहसीन के किस्सा को असल बनाया। बहरहाल मीर अमन के पेश नज़र एक खाक की ज़रूर था जिसमें उन्होंने अपनी मखसूस और मुनफरद तर्ज बयान की बदौलत जान डाल दी। उन्होंने 1801 में ये किस्सा लिखना शुरू किया। 1802 में उसके 102 सफ़हात शाये हुए और 1803 में ये मुकम्मल किस्सा बागो बहार के नाम से जॉन गिलक्रिस्ट के सरपरद हुआ, जिसे उन्होंने अगले साल बड़े एहतमाम से शाये कराया। बागो बहार में 4 दरवेश के किस्से के अलावा एक तूल किस्सा ख्वाजा शक परस का है, जो रोम के बादशाह आज़ाद बख्त के नाम से बयान हुआ है। आज़ाद बख्त के किस्सा से ही दास्तान का आगाज़ होता है और इख्ताम भी उसी तरह। मज़कूरा दास्तान में 5 बुनियादी 12 ज़मीन किस्से शामिल हैं। बागो बहार का आगाज़ इस तरह होता है कि 40 साल की उम्र में पहुंचकर भी रोम का बादशाह आज़ाद बख्त औलाद से मरहूम रहता है। ला औलादी का गम उसे गोशा नशीनी इख्तियार करने पर मजबूर करता है और एक पुरानी किताब का मुताला उस पर यह मनकशफ करता है कि सुकून कल्ब के खातिर कब्रिस्तान या किसी पहुँचे हुए फ़कीर के तक्के पर जाए। लिहाजा वो भेस बदल कर गोरस्तान का रुख करता है, जहाँ उसे दूर से एक शोला शाह नज़र आता है। नज़दीक पहुँचने पर एक चिराग की रोशनी में 4 फ़कीर खामोश बैठे नज़र आते हैं और तूल रात गुजारने के लिए आप बीती सुनाने लगती हैं। शुरू से ही उसके बयान में एक कशिश है जो जल्द ही तहरीर में तब्दील हो जाती है। पहला दरस जो मुल्क यामन के सौदागर ख्वाजा अहमद का बेटा है, अपनी नाकबत अंदेशी की रवा
बयान करते हुए दामश्क के सुल्तान की एकलौती बेटी की दास्तान एक सुनाता है। और जब वो जिंदगी से उकताहट और बेजारी नाकामी के सबब खुदकुशी करने वाला होता है तो अचानक एक सब्जपोश सवार जिसके चेहरे पर नकाब होती है नामुदार होकर उसे मशफ़क़ाना लहजे में मुल्क रोम जाने की हिदायत करता है। खिस्सा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि सामईन क़ारीन को बांधे रखती है, नेज़ फिर क्या हुआ जानने का तजस्सुस हिद्दत इख्तियार करता है। दूसरे दरवेश की कहानी फ़ार्स के शहजादे से शुरू होती है, जिसे हातिम की पुरवकार शख्सियत के किस्से अपनी तरफ मल्तफ़त करते हैं और बशीरे की शहजादी की सखावत मोहब्बत में मुबतला करती है। 7 बेटों के जिक्र के साथ मुल्क नेम रोज की शहजादी की दास्तान और फिर उससे किए हुए वादे की तकमील ना देखकर जान देने का इरादा करना, ऐन वक्त पर मुश्किल कशा का ज़ाहिर होकर उसे भी रोम जाने का मशवरा देना मज़कूरा हिस्सा में शामिल है। उस मकाम तक पहुँचते पहुँचते रात गुजर चुकी होती है। आज़ाद बख्त महल वापस आता है और चारों दरवेश को बुलाकर अपना किस्सा सुनाता है ताकि बाकिया दोनों दरवेश आज़ाद ना तौर पर अपनी बेफ्ता सुना सके। एक कीमती लाल से शुरू होने वाली कहानी नशापुर के सौदागर तक पहुँचती है, जिसके पास 12 कीमती लाल है और जिन्हें वो कुत्ते के गले में डाले रहता है। ख्वाजा बख्श पुरसत उस किस्सा में लशामानी कुआं और ज़ेर बाद की हिंदू शहजादी वज़ीर दा महरमंद और अज़ारा बैजान के सौदागर की कहानी भी शामिल है। आज़ाद वक्त के खामोश होते ही तीसरा दरवेश जो अज़म का बादशाह ज़ादा है, काले हिरन के शिकार फरंगी लिबास लड़की और नामान सौदागर पंजरे में कैद शहजादे का जिक्र करते हुए वालिदैन से मिलने और शहजादी की घोड़ी के गर्क हो जाने का वाक़या को बयान करता है। उसे भी दुनिया से नाता तोड़ने से पहले ही बरकपोश सवार सामने आकर तसल्ली देता है और मुराद पूरी होने के लिए मुल्क रोम जाने को कहता है। 14 दरवेश चीन का शहजादा है, जिसके वालिद की जुनून के बादशाह से दोस्ती होती है। वालिद के मरने के बाद चचा वसीयत से मुकर जाता है और उसे मारने की जतन करता है, मगर मुबारक नामी वफादार गुलाम ना सिर्फ उसे बचाता है बल्कि जुनून की बस्ती में ले जाकर मुल्क सादक से मिलवाता है। 7 वर्ष की तकवादात के बाद शहजादा तस्वीरी हसीना को तलाश करता है, अलबत्ता वादा खिलाफी के सबब जुनून के बादशाह मुल्क सादिक का मातूब होता है। उसे भी पहाड़ से नकाबपोश सवार हराम मौत मरने से रोकते हुए रोम भेजता है कि वहाँ 5वें के काम एक साथ बनेंगे। चौथे दरवेश की आप बीती खत्म होते ही आज़ाद वक्त को शहजादा के पैदा होने की इत्तला मिलती है। शाह रोम के महल में खुशियों की बहार सबाब तक पहुँचने भी ना पाई थी कि शहजादे के गायब हो जाने की गुंज फिजा पर छा जाती है। तीसरे दिन शहजादा अपने बिस्तर पर मिलता है। उसके बाद हर 9 चंदी जुमरात को एक बादल का टुकड़ा आता है और शहजादे को ले जाता है और फिर तीसरे दिन वापस कर जाता है। ये सिलसिला 7 साल तक जारी रहा। तब कहीं जाकर राज खुला के शहंशाह जिन मालिक शाहपान ने शहजादा बख्तियार को अपनी बेटी रोशन अख्तियार के लिए पसंद कर लिया है। भला आखिर मुल्क शाहपाल की तौसीफ से चारों दरवेशों की मुरादें बर आती है और खिस्सा अख्ताम पजीर होता है। हर खिस्सा के आखिर में बालवास्ता तौर पर नसीहतनामा है। छोटे बड़े तमाम पुर असर खिस्सों की तरह मौसर नसीहतनामा कारी या समय के ज़हीन पर बार नहीं, बल्कि उसका एक जुज़्व महसूस होता है और देर तक गौर व फिक्र पर मजबूर करता है। बागो बहार को पढ़ते वक्त गुमान होता है कि हम खिस्सा पढ़ नहीं रहे, सुन रहे हैं। मीर अमन कारी बल्कि कहना चाहते हैं कि नाज़िर को किसी हालत में नज़रअंदाज नहीं करते, खिस्सा सुनाने के दौरान कान धर कर सुनने की फरमाइश करते हैं। एक जगह फरमाते हैं, अब खुदा के कारखाने का तमाशा सुनो। इस तरह की दर्जनों मिसालें बागो बहार से दी जा सकती है, जो इस बात को तौक़ीयत देती है कि मीर अमन एक कामयाब दास्तान को है। किस्सा कहना और सुनना इंसान का पसंदीदा
गला है। मीर अमन इस फन से बाखूबी वाकिफ थे और तहरीर में उसका हर पल ख्याल रखते हुए खिस्से को तोल नहीं होने देते, बल्कि वसाहत व शहरात के लिए कहानी से कहानी जुड़ते चलते हैं। अलबत्ता लब व लहजा का पूरी तरह ख्याल रखते हैं कि उसमें राफ्ता और तसलसल के साथ कशिश पुरकरार रहे। यही वजह है कि उनके यहाँ प्लाट का एक तस्वीर मिलता है, माफूक अल फितरत मखलूक और महर अखिल बातों के साथ रंगारंग किरदारों पर खुसूसी तवाज़ा देते हैं कि उनमें किसी न किसी तरह हकीकत बनी रहे। दर्स इखलाक के बजाय वो मंजर निगारी पर खास ध्यान देते हैं। उन्हें मालूम था कि दास्तानें सुनाने के लिए ही तशन्नुफ की जाती है, पढ़ने के लिए कम, इसलिए बयानिया बयानिया पर तमाम तर तवाज़ा शुरू करनी लाजमी होती है और इसमें जद्दत और नुदरत की अमजिश चार चंद लगा देती है। मलहूस रहे कि मीर अमन एक कामयाब दास्तान गो और साहिब तर्स अदीब थे। रवानी, दिलकशी, रोज़मर्रा और माहौरे का हुस्न, बोल चाल की ज़बान, ज़ियारत निगारी, लफ्ज़ों का पुरहमल खूबसूरत और माने खेद इस्तेमाल और हस्ब ज़रूरत हिंदी अल्फाज से इस्तिफ़ादा उसके तर्ज नगारिश की नुमायाँ खुसूसियत है। उनके असलूब बयान की ये खूबी उन्हें मुमताज़ दास्तान गो साबित करती है। तारीख गवाह है कि उर्दू में बहुत से दास्तान गो गुजरे हैं और उन्होंने मतहद मतहद दास्तानी कहे जो अपने ज़माने में मकबूल भी हुए, लेकिन मीर अमन उन चंद दास्तान गो में से है जिन्हें बाद के दौर में भी पसंद किया गया और आज भी इज्जत व एहतराम की नज़र से देखा जाता है। फ़नी एतबार से बागो बहार दहलवी उर्दू नस्र का आला नमूना है। चूँकि उनका बचपन दहली में गुजरा था, आज़माबाद आने के बाद भी घर का माहौल दहलवी रंग में रचा बसा था, लिहाजा मीर अमन उससे अच्छी तरह वाकिफ़ थे कि दहलवी नस्र क्या है। चुनांचा बागो बहार की सबसे बड़ी खूबी जिससे नाकिदीन को बहुत ज़्यादा मतवाज़ा किया, उसकी रवा बामहोरा शादा और दिल नशी नस्र है। नाकिदीन ने दहलवी नस्र की खूबी यही बताए हैं कि अंदाज़ तहरी ऐसा हो जिसे कोई बातें कर रहा हो, यानी बोल चाल की ज़बान, छोटे छोटे जुमलों की रवानी, सादगी और ज़राअत निगारी। मीर अमन उसका दावा भी करते हैं कि जो लड़के वाले आम व ख़ास बोलते चलते हैं उसे माहौरे से लिखना शुरू किया जिसे कोई बातें करता है। उनकी नस्र की खूबी को इस तरह मुख्तसर बयान किया जा सकता है। नंबर 1, लफ्ज़ों की तकरार व तबे महमल अल्फाज से हुस्न पैदा करना, अज़ाफ़ी और तौशीफ़ी तरकीबों से गुरेज, माहौरों और घरेलू कहावतों का बरमहल इस्तेमाल, हिंदी अल्फाज और रोज़मर्रा का बेतकलीफ़ इस्तेमाल जो लहजे में हुस्न पैदा कर दे, ऐसी तस्बीहों का इस्तेमाल जो नस्र के लिए मौजू हो और जिनसे वाक़यात को समझने में आसानी हो, आम फहाम इस्तारात को अमजिश से नस्र में वहशत और गहराई पैदा करना, ज़ाय बदाय के इस्तेमाल के साथ अशार का खूबसूरत और मौसर इस्तेमाल। मीर अमन ने तस्नीह, तख्लीफ, इबारत आराई से तो पुरहेज़ किया है, लेकिन कहीं कहीं मशबह और काफ़े का एहताम भी किया है। मज़कूरा बाला खूबियों के अलावा तख्लीम का अंदाज़, बातचीत का लब व लहजा, तर्ज तख़ातिब बागो बहार के असलूब की सबसे नुमायाँ खुसूसियात है। गुमान होता है कि हम कहानी पढ़ नहीं सुन रहे हैं। बागो बहार का असर आज भी कम नहीं हुआ है। हालांकि मीर अमन को किस्सा कहे हुए 200 साल से ज़ायद हो चुके हैं, लेकिन उनका असर आज भी बरकरार है। फोर्ट विलियम कॉलेज की 54 साला ज़िंदगी में 19 अहल कलम ने कम व बेश 60 किताबें तैयार की। शहरत व दाम उनमें से सिर्फ मीर अमन की बागो बहार को हासिल हुई, क्यों ना कि जदीद उर्दू नस्र की बुनियाद उसी की असलोब पर रखी गई। गालिब ने जब उर्दू मखतूब निगारी की तरफ तवज्जो की तो बागो बहार का असलोब उनके पस नज़र था। शायद ये उस किताब के गहरे मुताले का ही असर था कि सादगी में जो जादू है उसके वो भी पूरे कायल थे। सर सैयद ने जब उर्दू में आलमी ज़बान को रवाज दिया तो खतूत गालिब की रवायत भी उनके सामने थी। सच तो ये है
کہ میر امن کی باغ و بہار نہ ہوتی تو شاید غالب اردو کے خطوط بھی نہ ہوتے اور نہ ہی شیخ سید کی عالمی نثر جنم لیتی۔ اسی طرح ہم اردو نثر کے اس پہلے بڑے نمونے سے محروم رہتے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ باغ و بہار دہلوی اردو نثر کا سب سے کامیاب پہلا نمونہ ہے، جسے سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ ہو گیا میر امن دہلوی کی فن کے سلسلے میں۔ اس کے بعد آ جائے گا اپنا امتحان، خود لیجئے، جس میں کچھ سوالات دیے ہوئے ہیں، اسے آپ خود سے پڑھ لیجئے، اور اس کے نیکسٹ ویڈیو میں جو بلاک 2 ہے اس کو میں بتاؤں گی کہ بلاک 2 میں کیا کیا ہے اور کیا کیا نہیں۔ آج کے لیے یہیں تک۔